हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और मैं आपसे बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर्स की साइड से। ठीक है, तो आज जो आप चैप्टर सीखने और समझने जा रहे हो वो प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन का लास्ट चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 24। आपने चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 23 तक जितनी भी चीज़ें सीखी और जो भी आपको इम्प्लीमेंट्स करने लायक जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी। और एटलीस्ट जो भी बच्चा अपना खुद का कोई स्टार्टअप कोई बिजनेस प्लान कर रहा है, करने की सोच रहा है और थोड़ा घना पैसा वो उस बिजनेस में लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है ना, इनिशियल स्टेज में, तो उसके लिए ये जो चैप्टर्स मैंने डिलीवर किए हैं आपको कंप्लीटली 23 चैप्टर्स, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल को सेटअप बनाने में। ठीक है, अब चैप्टर 24 में जो हमने लिया है इसमें ऑलरेडी दिस इज द लास्ट लाइव क्लासेस जो कि स्टार्टअप गाइडलाइंस की, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, जो अपनी गाइडलाइंस है वो सारे पॉइंट्स आपने इसमें चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 23 तक कवर किए गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 23 तक जो भी बच्चा इसको देखेगा डेफिनेटली वो बच्चा इनिशियल स्टेज में बिजनेस में फेल नहीं होगा, क्योंकि ये उसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, उसी तरीके से बनाए गए हैं ताकि बच्चों को एक प्राइमरी एजुकेशन मिल सके, एक वो लेवल वो चीज़ें मिल सके जिसकी इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी नहीं होती, जैसे आइडल मार्केट क्या होता है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होता है, प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, कैसे करनी होती है, क्वांटिफाई वैल्यू प्रपोजिशन क्या होती है ना, MVP क्या होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 23 तक सीखी है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। एटलीस्ट अगर किसी बंदे के पास, किसी बिजनेसमैन के पास आप जाओगे या किसी इन्वेस्टर के पास आप जाओगे तो वो आपसे इनसे मिलते जुलता कोई भी सवाल कर सकता है। वो पूछ सकता है कि भाई आपका मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट क्या होगा, आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, आपकी प्राइमरी रिसर्च आपने कैसे की, आपने अपना टैम कैसे कैलकुलेट किया, आपका जो MVP फीडबैक था वो क्या आया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस एजुकेशन के थ्रू मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 24 का पार्ट 1, यानी कि जब आप MVP लॉन्च कर देते हो, जब आप मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हो, तो उसके बाद जो फीडबैक आता है कस्टमर्स का, जो कस्टमर्स की रिपोर्ट्स आती है, जो उसका एक्सपीरियंस आता है, उसकी नीड्स निखर के आती है, उसकी डिज़ायर निकल के आती है, उसके बाद आप मार्केट को एक फाइनल प्रोडक्ट देते हो अपना। अब वो फाइनल प्रोडक्ट देने से पहले किन किन और अच्छी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने चैप्टर 24 की पार्ट में। अब इसमें यूज द फॉलोइंग की पॉइंट्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट को जब आप एक रूप देने वाले होते हो, जब आप अपनी अजप्शंस को फाइनली एक प्रोडक्ट में डिज़ाइन कर चुके हो, एक प्रोडक्ट बना चुके हो और उसको आप मार्केट में अच्छे से लॉन्च भी कर चुके हो, मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर चुके हो और उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट की साइड आप जा रहे हो, तो आपको करना क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं और कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, आज हम बात करेंगे उन्हीं पॉइंट्स पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और टोटल 10 पॉइंट्स है। इनके अराउंड ही आपका जो पूरा का पूरा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इनके अराउंड ही डिज़ाइन होना चाहिए और बहुत अच्छे से आपको इनको समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट, ऐड मिसिंग फीचर। जब भी आप कस्टमर्स को कुछ देने के बारे में सोचते हो, आप मार्केट में कुछ नया लॉन्च करने के बारे में सोचते हो, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचते हो, तो जो आपकी अजप्शंस होती है ना उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि आप इनिशियल स्टेज में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपके पास उतना पैसा नहीं रहता, आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि आप वो सारे फीचर्स एक साथ प्रोडक्ट में डाल के मार्केट में लॉन्च कर सको। इसीलिए इसका जो सेमीफाइनल रूप होता है वो होता है मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को लॉन्च करना। ठीक है, तो जितने भी अब मिसिंग फीचर्स हैं, जैसे मान लो सपोज आपका मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट मार्केट में चल चुका है, आपको वहाँ से इनकम आनी शुरू हो गई, रेवेन्यू आना शुरू हो गया, तो एटलीस्ट जो मिसिंग फीचर्स थे, जो ऐसे फीचर्स थे जिसके बिना प्रोडक्ट अधूरा है, अब आप वो फीचर्स उसमें ऐड करने शुरू कीजिए।
आपने देखा होगा जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जितने भी बड़े बड़े इनोवेशंस होते हैं, फाइनल पहले प्रोडक्ट में कभी भी सारी चीज़ें ऐड ऑन नहीं होती। धीरे धीरे उसमें अपग्रेडेशन होता है। आप ऑलरेडी भी देखते होंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे जो अपग्रेड फ्यूचर के साथ अपग्रेड होते हो। जैसे मान लो आपने व्हाट्सअप यूज़ करते हो, जब व्हाट्सअप आया था तो उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं थे। अब उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स ऐड हो चुके हैं कि एटलीस्ट आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, एक टोटल चैनल भी बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनका आम लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, उसमें दो कैटेगरी कर दी, एक नॉर्मल बिजनेस और एक बिजनेस व्हाट्सअप। बिजनेस वाले के लिए अलग फीचर्स है, नॉर्मल बंदे के लिए अलग फीचर्स है। तो ये जो फीचर्स होते हैं ना, ये आपको ऐड ऑन करने हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी सर्विसेज के अंदर, अपने सॉल्यूशंस के अंदर, ताकि कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। अब हम चलते हैं दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पे। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है? हाई क्वालिटी फीचर्स। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, जो भी फीचर आप ऐड करने वाले हो वो आपके जो यूजर्स है, आपके जो क्लाइंट्स है, आपके जो कस्टमर्स है, उनका ध्यान अपनी ओर खींचने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने कोई भी रैंडम फीचर्स डाल दिया, कोई रैंडम एक्टिविटी उस पर कर दी और जिसका कस्टमर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं गया। फीचर्स ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई नया फीचर्स आपने ऐड किया तो लोगों को पसंद आए, तो वो बोले यार ये फीचर्स ने तो कमाल कर दिया, और ये फीचर्स तो मैं चाह रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो फीचर्स आपको हाई क्वालिटी डालनी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी किसी ने रैंडम किसी बंदे ने बोला आपसे और आपने उसकी सुनी, और सुनने के बाद विदाउट अपने मैनेजमेंट से या विदाउट अपनी टीम से डिस्कशन किए वो फ्यूचर ऐड कर दिया। उसकी कोई इतनी वैल्यू जनरेट नहीं हुई, इतना क्वांटिफाई वैल्यू जनरेट नहीं कर पाया वो जितनी आपने कस्टमर्स को बताई है। तो आपको हाई क्वालिटी फीचर्स ही उसमें ऐड करते हैं। कोई भी रैंडम फीचर्स अपने प्रोडक्ट में या अपनी सर्विसेज में या अपनी सॉल्यूशंस में गलती से भी ऐड मत करना जो आपकी मार्केट को खराब करे। तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है आइडेंटिफाई बग्स एंड फिक्स देम। यानी कि आप जब इनिशियल स्टेज में कोई स्टार्टअप करते हो, कोई बिजनेस करते हो, इनिशियल स्टेज में आप जो भी काम करते हो A to Z, चाहे आप कहीं नौकरी भी करने जाते हो, तो इनिशियल स्टेज में आप परफेक्ट नहीं होते और ना ही कोई बंदा होता। इनिशियल स्टेज में कोई भी 100% परफेक्ट काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वो शुरुआती दौर होता है। वो शुरुआती दौर होता है। शुरुआती दौर में कुछ बग्स होते हैं, कुछ दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको क्या करना है? इनको पहचान करनी है और इनको ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करना है बिल्कुल छांट छांट के। जितने भी बग्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी दिक्कतें आपको लग रही है कि भाई ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको ख़त्म करना है, आपको डिस्ट्रॉय करना है, ताकि आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मार्केट में ख़राब ना हो। चौथा क्रिटिकल पॉइंट्स आता है मार्केट जो एक्सपेंशंस होते हैं। जो भाई मार्केट में, जैसे मान लो सपोज आपने मार्केट में कुछ खर्चे किए होंगे, कुछ पैसा लगाया होगा, तो उसको भी आपको देखना है, समझना है, और उसको भी जितना हो सके जो आपका कस्टमर एक्वायर करने के लिए जो भी आप कॉस्ट लगा रहे हो वो भी कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कस्टमर आपका काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है, आपको रेवेन्यू जो है ना वो प्रॉफिटेबल नहीं आ रहा, आप लॉसेस में जा रहे हो, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पांचवा क्रिटिकल पॉइंट्स आता है मार्केटिंग का। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक अद्भुत लेवल की चीज़ होती है। आपने देखा होगा कि हमारा देश बहुत तरह की कैटेगरी के लोगों से भरा हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ एक दूसरे की भाषा का थोड़ा सा बहिष्कार भी किया जाता है कि भाई तो बिहारी है, ये गुजराती है, ये बंगाली है, ये नेपाली है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारी जो 200-300 किलोमीटर के बाद पानी चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है ना, उनकी नीड्स चेंज हो जाती है, उनका खान पान चेंज हो जाता है। तो मार्केटिंग में जब भी आप अपने स्टार्टअप को मतलब शुरू करें, मार्केटिंग शुरू करें, अगर पैन इंडिया में आप अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हो, तो मार्केटिंग का बहुत ध्यान से करना और बहुत सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अपने देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे मतलब हर कैटेगरी का आदमी है ना। साउथ में अलग टेस्ट है हर बंदे का, नॉर्थ में अलग है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी मार्केट को प्लान करना है और अच्छे से एग्जीक्यूशन में लेके जाना है।
छठा क्रिटिकल पॉइंट्स आता है, वो आता है वर्क ऑन द फर्स्ट स्टेप टू प्लान द नेक्स्ट फॉलो ऑन मार्केट। नेक्स्ट फॉलो ऑन मार्केट मतलब ये मार्केटिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एटलीस्ट जब भी आप अपने आदर्श मार्केट को छोड़ो, जैसे मान लो आपने बिजनेस कहीं पे भी शुरू किया हो सकता है आपने गाजियाबाद में शुरू किया हो, नोएडा में शुरू किया हो, या आपने दिल्ली एनसीआर में शुरू किया हो, है ना, या अलीगढ़ शुरू किया हो, मेरठ शुरू किया हो, मुजफ्फरनगर शुरू किया हो, आपने कहीं पे भी अपना बिजनेस शुरू किया हो, तो अब आपने जब वहाँ पे पैर जमा दिए, आपने वहाँ पे अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन कर दिया, है ना, वो इस्टेब्लिश हो चुका, वो जम चुका है बिजनेस, और वहाँ से आपको रेकरिंग रेवेन्यू आ रहा है, एक फिक्स इनकम आ रही है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने थोड़ा से हाथ पैर खोलने हैं, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अब मुझको दूसरी मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, या दूसरी मार्केट में कैसे कदम जमानी है। कभी भी ध्यान रखना, जो बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, जिनका माइंडसेट कुछ बड़ा करने का होता है, कुछ बहुत हाई लेवल का करने का होता है, तो वो बच्चे कभी भी एक मार्केट में ही पड़े नहीं रहते और एक मार्केट को ही कवर नहीं करते। उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे प्लान्स होते हैं कि भाई पहले मैं इस शहर को कवर करूंगा, फिर उसके बाद इसके बाद दूसरे शहर को कवर करूंगा, फिर उसके बाद तीसरे, या पहले इस स्टेट में शुरू करूंगा, फिर दूसरे स्टेट, फिर तीसरा स्टेट, फिर, और इस तरीके से जिनका माइंडसेट इस तरह का होता है, तो वो जो ज़्यादा अच्छे बंदे होते हैं, जो ज़्यादा समझदार होते हैं, वो एटलीस्ट ग्लोबली सोचते हैं। ग्लोबली मतलब कि मेरा जो व्यापार है वो इंडिया में तो रहे, इंडिया के बाहर भी मेरा व्यापार हो। जैसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके बाहर भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। हम छोटे छोटे देशों में भी काफ़ी इंडिया बिजनेस करता है, जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, और एटलीस्ट पाकिस्तान में भी हमारा बिजनेस था। वो कुछ हमारी दिक्कतें हुई थी तो हमने ख़त्म कर दिया था। तो जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ भी हमारे काफ़ी अच्छे बिजनेस है। तो आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि आपका बिजनेस नेशनल लेवल पे आप प्रमोट करना चाहते हो, स्टेट लेवल पे करना चाहते हो, या पर्टिकुलर किसी सिटी लेवल पे करना चाहते हो, या आप ग्लोबली करना चाहते हो। ये आपके माइंडसेट के ऊपर है कि आप किस लेवल का बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉलो ऑन मार्केट की भी आपको ध्यान रखना है, ताकि एक ही जगह अगर आप रहें तो सिंपल सी बात, आप स्केल नहीं कर पाओगे। आपको रोजी रोटी में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर आपका छोटा स्टार्टअप भी है। बट अगर आप स्केल करने की बात करें तो आपको फॉलो ऑन मार्केट में जाना होगा, यानी कि एक मार्केट को कवर करने के बाद उसको फुल्ली ऑटोमेटिक करने के बाद, सिस्टमेटिक करने के बाद आप दूसरी मार्केट में ज़रूर कदम रखें। अब चलते हैं 7वें क्रिटिकल पॉइंट पे। 7वां जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है अलाइनिंग मार्केटिंग विद बिजनेस गोल्स। जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो भी आपने अलाइन किया हुआ है, और जो भी आपके बिजनेस गोल है, वो आपको क्लियर होने चाहिए। लाइक जैसे मान लो आपने एक गोल रखा कि मुझे 6 मंथ में ये चीज़ अचीव करनी है ना। जैसे मान लो अभी आपका स्टार्टअप है और आपके पास 3 मंथ्स में या 6 मंथ में ओनली 100 कस्टमर्स है आपके पास, और आपने गोल रखा कि मैं अगले 3 मंथ्स में इन 100 कस्टमर्स को 200 कस्टमर में कन्वर्ट करूंगा। तो आपको एक गोल के साथ प्लानिंग करनी है कि आप अगले 3 मंथ्स में, अगले 6 मंथ में, अगले 1 ईयर में कैसे काम करोगे और कैसे अचीवमेंट्स प्राप्त करोगे। क्योंकि जब तक आप गोल नहीं सेट करोगे ना, बिजनेस गोल सेट नहीं करोगे, तो तब तक आप बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट रोजी रोटी में, फिर बोल रहा हूँ, रोजी रोटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट जो बच्चा आज छोटा सा स्टार्टअप कर रहा है, वो कहीं रेडी पटरी लगा के गुजारा कर रहा है, या छोटी सी किराना शॉप चला रहा है, या छोटी सी बेकरी चला रहा है, या उसने किसी अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके वहाँ पे वो छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, तो इनको रोजी रोटी की तो दिक्कत नहीं होती। बट अगर बच्चे को स्केल करना है बिजनेस को, तो उसको छोटे छोटे गोल्स लेने पड़ेंगे और उनको अचीव करना पड़ेगा उस टाइम के अंदर जो टाइम आपने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, अब हम 8वें पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है 8। रिमेंबर योर कोर मार्केट। कोर मार्केट क्या होती है? कोर होती है वो फाउंडेशन, वो जड़, जहाँ से आपने अपने इस स्टार्टअप को, इस बिजनेस को शुरू किया था। यानी कि सपोज मान लो अगर आपने अपना बिजनेस गुड़गांव से शुरू किया था, तो जो गुड़गांव आपकी कोर होगी, वो मेन ब्रांचेस होगी, वो हेड ऑफिस भी आप मान सकते हो, क्योंकि आपने जो कदम जमाए थे अपने बिजनेस में वो यहीं से ही जमाए थे। इसके बाद आप अलग अलग कंट्री में फैले या फैलने की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपकी कोर है, जो आपकी जहाँ से आपकी फाउंडेशन रखी गई थी, वहाँ से कभी भी अपने आप को अवॉइड ना करें, वहाँ पे कभी भी एक्टिविटीज़ कम ना करें और उसको इग्नोर ना करें गलती से।
इग्नोर मतलब कि सपोज नए मार्केट को ऐड ऑन करने के चक्कर में आप पुराना छोड़ दें, पुराने को पकड़ के रखना, क्योंकि वही एक ऐसा बेस है, ऐसी जड़ है जो आपको बैकअप दे रही है। यानी कि अगर आप नेक्स्ट मार्केट में जा रहे हो, रिसर्चेस कर रहे हो, तो जो बैकअप आ रहा है ना वो यहीं से ही आ रहा है, इसी फाउंडेशन से आपको बैकअप आ रहा है। तो इसमें कदम जमा के रखे और इस पर उतना ही ध्यान दें जितना आप नई मार्केट को दे रहे हो, ताकि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम क्रिटिकल पॉइंट 9 पे चलते हैं। डोंट लिमिट योर सेल्फ टू लिमिटेड मार्केट। मतलब एक चीज और ध्यान रखना कि अपने आप को सीमित मत रखना। अपने आप को, जो आपका जो बिजनेस है, जो आपकी मार्केट है, सिर्फ उसी में ही अपने आप को सीमित नहीं रखना है। आपको अपना फॉलो ऑन मार्केट सर्च करना है और आपको नई नई मार्केट की भी तलाश करते रहना है। तो उससे होगा क्या, उससे ये बेनिफिट्स होगा कि आपको उस मार्केट के साथ साथ नई मार्केट्स की भी नॉलेज मिलेगी और आप नए मार्केट्स में भी अपना बिजनेस अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अपने आप के लिए एक लिमिट डिसाइड मत करना कि भाई जैसे नौकरी वालों की एक लिमिट्स होती है कि भाई वो सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होती। इसको तो जितनी ज़्यादा आप एफर्ट डालोगे, जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग करोगे, जितने ज़्यादा आपके पास नंबर्स ऑफ आइटम होंगे, जितनी ज़्यादा आप रिसर्च करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी अच्छी सर्विस मार्केट में लॉन्च करोगे, आप उतने ज़्यादा स्केल करोगे। तो अपने आप के लिए किसी लिमिट को मत रखना, और जो लिमिट हो वो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी बीत जाए उस सारी चीज़ों को अचीव करने में। होता है ना, जैसे मान लो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं उनकी लाइफ एक ही प्रोजेक्ट पे चलती रहती है, यानी कि उनको बिजनेसमैन बनना होता है। वो नई नई चीज़ें, नई नई इनोवेशन, नई नई क्रिएटिविटी, नए नए प्रोडक्ट, नई नई सर्विस मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं और अपने बिजनेस को स्केल करते रहते हैं। तो आप भी अपने लिए कोई भी लिमिट मत रखना। आप अपने आप को थोड़ा सा खुलने दो, थोड़ा फैलने दो, और अच्छे से, मतलब पूरा प्लानिंग के साथ, सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि भाई आप अननेसेसरी कहीं पे जाके घुस जाओ। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, आप कोई नौकरी कर रहे हो और किसी प्रोफेशन में हो, मान लो आप अकाउंटेंट हो, आप क्वालिटी इंस्पेक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, आप मैनेजर हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप जीएम हो, आप एजीएम, आप कोई भी हो, आप कोई भी हो, जिस काम को आप कर रहे हो, इस काम का हो सकता है किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी का 30 साल का एक्सपीरियंस हो। तो वहाँ पे क्या होता है ना, बंदे को नॉलेज होती है, इसलिए उस काम को करता रहता है रेगुलरली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इनमें से किसी भी बंदे को अगर मैं बोलूँ अपना प्रोफेशन छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में कामयाब होकर दिखाऊँ, यानी कि अगर मैं एक जॉब करने वाले बच्चे से बोलूँ कि बेटा आप जॉब में बहुत सफल हुए, जॉब आपने की और 50,000 तक आप सैलरी पे पहुंचे, अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप जॉब को छोड़ के बिजनेस में सफल होकर दिखाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? एकदम, ये एकदम पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो जॉब उसने हो सकता है 5 साल पहले शुरू की हो सकता है 10 साल पहले शुरू की हो, और वो धीरे धीरे 10 साल के एफर्ट्स के साथ उस सैलरी पे पहुंच जाओ। अब बिजनेस में वो एकदम सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी बिजनेस किया नहीं है, उस बच्चे को पूरी क्लैरिटी नहीं है, उस बच्चे को मार्केट का नहीं पता, उसको ये नहीं पता क्या प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने वाला हूँ, क्या मेरी सर्विसेज होगी, क्या मेरे सोल्यूशंस होंगे। तो जब भी कोई बच्चा अपने नए प्रोफेशन में घुसता है, किसी भी नए प्रोफेशन में घुसता है, तो उसकी जो शुरुआत होती है ना वो जीरो से होती है। मतलब नया प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, नई सर्विस या किसी नए प्रोफेशन को चूज करने वाले हो, तो आपकी जो शुरुआत होगी वो हमेशा जीरो से ही शुरू होगी। आप एकदम 100% अचीवमेंट ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। अगर मैं बात करूं, एक मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और वो डायरेक्टली एक अजम्पशन ले कि भाई वो कार बनाने में जाना चाहती है, तो क्या वो एकदम एक ऐसी कार बना पाएगी जो ऑलरेडी मार्केट में 10-15 साल से कारें बना रही है? उन कंपनी की टक्कर ले पाएगा वो बंदा? नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो रिसर्चेज है, उसकी जो टीम है ना, वो एक्सपर्ट है बाइक बनाने में, कार में नहीं है। कार की अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसको पहले जाना पड़ेगा, उसको कार बनाने वाली कंपनियों के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा उनके स्पेयर्स कहाँ मिलते हैं, उनके रिसर्चेस कैसे होती है, क्या क्या टेस्टिंग्स होती है, जड़ में जाके उनको नीचे भी जाना पड़ेगा और बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। और हो सकता है उसमें वो 1 साल फेल हो, 2 साल फेल हो, 3 साल फेल हो, 5 साल के बाद उनको रिजल्ट मिले, अचीवमेंट्स मिले। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ के एक्सपर्ट ही नहीं है।
तो ध्यान रखना, अगर आप एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हो या एक काम को छोड़ के दूसरे काम को शुरू करने जा रहे हो, तो इनिशियल स्टेज में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। वो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उससे भागने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने प्रोफेशन चेंज किया है। आपने, अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ साथ अब आप बिजनेस करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, जॉब में हो सकता है आपका एक्सपीरियंस 10 साल का हो, 15 साल का हो, लेकिन बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नया है, इसकी आपको नॉलेज नहीं है, तो इसमें आपको दिक्कतें होगी। लेकिन जब ये काम आपसे आ जाएगा, जब आप बिजनेस करना सीख जाओगे, तो डेफिनेटली आपके लिए ये काम भी बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो अपने आप को जब भी नए प्रोफेशन से जोड़े, तो इन प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नए प्रोफेशन में घुसे और अचीवमेंट्स नहीं मिली तो सिंपल सी बात है आप छोड़ दो काम को या बंद कर दो, तो ऐसा कभी भी मत करना गलती से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है एक सेकंड।